हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET 2022 एंट्रेंस एग्ज़ाम की। ठीक है। और इसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो मैंने ले रखा है वो है पॉलिटिकल साइंस। यानी कि आज के इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस जो है क्लास 12th की उसका चैप्टर 1 यानी पहला वीडियो है तो चैप्टर 1 आपको कराने वाला हूँ यहाँ पे। इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट आपके MCQ क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस वीडियो में कराऊंगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आने चाहिए, क्योंकि आपके जो CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वहाँ पे NCERT बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो NCERT से ही बनाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल रट लो। और मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र ID है और आपको कुछ पूछना हो तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है कोल्ड वॉर एरा, यानी कि शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध के दौर में से जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आपको कराऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए और आप बिल्कुल सीरियस होके क्वेश्चन आंसर को करने में लग जाइए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने जापान के डैश शहरों में परमाणु बम से हमला किया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 2, 3, 4 या 6। यानी कि कितने शहरों पर अमेरिका ने जापान के कितने शहरों पे परमाणु बम से हमला किया था। तो आपको पता होगा 2 शहरों पे किया था। और 2 शहर कौन कौन से थे? हिरोशिमा, ठीक है, और नागासाकी। तो ये आपको याद होनी चाहिए। और आपने अभी अभी 12th के एग्जाम दिए तो जाहिर सी बात है आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ा होगा, तो भी आपको ये चीजें आती होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसे शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी घटना ऐसी है जिसको हम शीत युद्ध के चरम बिंदु के रूप में देख सकते हैं। तो ऑप्शन में आपको दे रखा है बर्लिन की दीवार का बनाया जाना, बिल्कुल नहीं। बर्लिन की दीवार का बनाए जाने से इसका कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। ठीक है। फिर बर्लिन की दीवार का गिराया जाना, ये भी नहीं है। इसके बाद है क्यूबा मिसाइल संकट, ये हो जाएगा आपका। दूसरा विश्व युद्ध, ये भी नहीं होगा। यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट जो था, ठीक है, ये जो घटना थी, इस घटना को हम शीत युद्ध का चरम बिंदु कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये शीत युद्ध के दौर में ऐसा समय था जब USA और USSR दोनों सुपर पावर एक दूसरे के आमने सामने थी और ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में युद्ध होकर रहेगा। यानी युद्ध की पूरी संभावना हमको इस दौर में दिखती है। 1962 की घटना है ये, जब ये क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता डैश थे। ऑप्शन है जॉन एफ कैनेडी, निकिता खुश्रेव, फिदेल कास्ट्रो, इनमें से कोई नहीं। देखो जॉन एफ कैनेडी जो है ये USA के थे, ठीक है, और फिदेल कास्ट्रो जो है ये कहाँ के थे? ये क्यूबा के थे। और निकिता खुश्रेव जो है ये हो जाएंगे आपके USSR से रिलेटेड। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? निकिता खुश्रेव। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अमेरिका की खुफिया एजेंसी की पहचान कीजिए। देखिए रॉ जो है वो तो इंडिया की है, और CBI जो है ये भी इंडिया की है, और CIA और CAI, तो CAI जो है ये तो वैसे ही गलत दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा CIA, यानी अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है वो है CIA। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने किस विचारधारा का समर्थन किया था। ऑप्शन देखिए एक बार, साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, उदारवाद। तो आप सभी जानते हैं कि अमेरिका जो था वो पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म जो है उसको उसका फेवर करता है, उसको उसके मतलब उसका सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुरी राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे। देखिए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 2 ग्रुप्स के बीच में हुआ था। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, ठीक है, और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र। तो इनके बीच में हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि बताइए धुरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे। ऑप्शन को एक बार ध्यान से देख लो आप, ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से देख लो। तो धुरी राष्ट्र जो थे इसमें जर्मनी भी शामिल था, इसमें जापान भी शामिल था और इसमें इटली भी शामिल था। यानी कि तीनों ही देश इसमें शामिल थे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा विश्व युद्ध किन किन के बीच हुआ था। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो किसके बीच हुआ था? जस्ट अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, इनके बीच में हुआ था ये सेकंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र से संबंधित है। अब एक बार ऑप्शन को ध्यान से देखो। मित्र राष्ट्र जर्मनी, जापान, भारत और फ्रांस। अब यहाँ पे देखिए एक चीज देखिए, जर्मनी, जापान अभी हमने पढ़ा ये धुरी राष्ट्र है, तो ये तो अपना कट हो जाएगा। A और B को हमें नहीं देखना। भारत इनमें है नहीं तो भारत को भी हटा दो, तो फ्रांस बच जाएगा, जो ये हो जाएगा मित्र राष्ट्र में। ठीक है, फ्रांस आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहला विश्व युद्ध जो हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये कब हुआ था।
तो ऑप्शन में है 19, 14 से 17, 14 से 18, 17 से 19 और 39 से 45। तो अपना आंसर हो जाएगा 14 से 19, 18, ठीक है, यानी कि 1914 से 1918। ऑप्शन बी जो है अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली शामिल थे, अभी हमने पढ़ा था। अब मित्र राष्ट्र में आपसे पूछ लें तो एक बार ऑप्शन देख लीजिए, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस और उपरोक्त सभी। तो ये सारा ही आंसर है इसके। देखिए, अमेरिका भी शामिल था, सोवियत संघ भी शामिल था, ब्रिटेन भी शामिल था और फ्रांस भी शामिल था। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद दोनों महाशक्तियों ने विश्व का विभाजन शुरू किया, यानी विश्व को बांटना शुरू करा। तो ये जो विभाजन था ये कहां से शुरू हुआ था। ऑप्शन देखिए, अफ्रीका से, यूरोप से, एशिया से, या इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप से, यानी कि बी ऑप्शन जो है अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वारसा जो है संधि ये कब हुई थी, वारसा संगठन। तो ये 1955 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1955। तो 1955 हम कह सकते हैं, सी ऑप्शन जो अपना यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, नाटो की स्थापना कब हुई थी, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये 1949 में हुई थी। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑप्शन में डेट पूरी दे दें, ठीक है, और फिर कंफ्यूज करें। तो आपको पूरी डेट याद होनी चाहिए, 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 1949 में नाटो जो था उसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि बगदाद संधि जो है उसको बाद में किस नाम से जाना जाने लगा, यानी पहले इसको बगदाद संधि के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में इसका कुछ और नाम से जाना जाता है। तो वो नाम आपके सामने है। अब ऑप्शन में है नाटो, सीटो, सेंटो, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखो, ठीक है। तो बगदाद संधि को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंटो। यहाँ पे एक बार देखिए, ऑप्शन सी सेंटो। सेंटो कब है, 1955 में, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे ही रखा है मैंने ये क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था इसका जो 14वां सम्मेलन था, यानी 14वां सम्मेलन था, ये कहां पे हुआ था। ऑप्शन में है आपके सामने, अमेरिका में, भारत में, क्यूबा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आप कहोगे कि ये जो हुआ था ये क्यूबा में हुआ था। क्यूबा में हवाना जो जगह है यहाँ पे हुआ था। कब हुआ था ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है 2006 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से हमला किया था उनकी क्षमता कितनी थी, कैपेसिटी कितनी थी। तो इसकी कैपेसिटी जो थी वो थी 15 से 21 किलो टन। डी ऑप्शन। जर्मनी जो है इसकी राजधानी क्या है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो बर्लिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से हमला किया था उनका गुप्त नाम क्या रखा गया था, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए एक बार आप, लिटिल बॉय, फैटमैन, शॉर्टमैन, ए एंड बी दोनों। तो इसका नाम था लिटिल बॉय और फैटमैन, ठीक है। इन ये दो कोड नेम रखे गए थे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों ही यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध डैश से संबंधित है, किस चीज से संबंधित है। ऑप्शन है विचारधाराओं की लड़ाई से, बिल्कुल ठीक है। महाशक्ति बनने की होड़ से, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान आपने देखा कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में महाशक्ति बनने की होड़ लग गई थी। इसके बाद है अधिक हथियार इकट्ठा करने की होड़, ये भी सही है, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सारी चीजें हमें शीत युद्ध में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ ने किस विचारधारा का समर्थन करा। तो आप सभी जानते हैं कि सोवियत संघ जो है वो साम्यवादी विचारधारा को सपोर्ट करता है। अगला है कि अमेरिका ने जापान के डैश और डैश शहरों पे परमाणु बम से हमला किया था। तो ये मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही बता दिया था, हिरोशिमा और नागासाकी, इन जगहों पे क्या किया था, इन्होंने हमला किया था। अगला है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन है वो डैश में हुआ था, कहां पे हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, तो 1961 में हुआ था, ठीक है, 1961 में। सेंटो जो संधि है, सेंटो संधि ये कब हुई थी। ऑप्शन देखिए, 1954, 1950, 1955, 1999, इस तरीके से दे रखा है। तो 1955 में सेंटो हुई थी, ठीक है, आपको याद रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के 1971 का जो युद्ध के समय भारत ने जो सोवियत संघ था उससे एक डैश वर्ष की संधि करी थी। तो 20 वर्ष की एक संधि की थी भारत ने, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे मिलान करना है। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता हैं और उनके सामने उनसे रिलेटेड देश दे रखे हैं, आपको मिलान करना है। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू, ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, आप समझ जाओ, जवाहरलाल नेहरू। तो ये कहाँ के हैं, ये भारत के हैं। सबसे पहले आपको वो मैच करने होते हैं जो आपको आते हैं, ठीक है। युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो थे, इसको इधर मैच कर दो। इसके बाद देखो,
मिस्र के थे गमाल अब्दुल नासिर, तो इसको मिला देते हैं। इंडोनेशिया के थे सुकर्णो, और घाना के थे वामे अनुक्रुमा। तो इस तरीके से मैं मैच कर देता हूँ, एक बार देख लो। ये आपको याद होना चाहिए कि कौन कहाँ से है, एमसीक्यू में बना के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो 14वां सम्मेलन था उसमें कितने सदस्य देश शामिल थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने सदस्य देश शामिल थे, तो इसमें थे 116 सदस्य देश, और 15 जो थे वो पर्यवेक्षक देश भी इसमें शामिल थे। तो सदस्य देश पूछे तो आपका आंसर 116 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना के समय उसमें कितने सदस्य देश थे जब स्थापित हुआ था, तो इसमें 12 सदस्य देश थे। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। यस, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा 12 सदस्य देश। अगला क्वेश्चन है दोनों महाशक्तियों ने 1960 के दशक में कितनी महत्वपूर्ण संधियां की थी। देखो 1960 के दशक में कितनी संधि करी थी, 3 संधियां करी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। कौन कौन सी संधि थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, प्रतिबंध संधि, ये तो हो गई पहली संधि। दूसरी संधि क्या थी, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है। तीसरी संधि क्या थी, परमाणु प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों संधि आपको रटी होनी चाहिए, क्योंकि देखो एनटीए ले रहा है आपका एग्जाम, हो सकता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीप पूछ ले, तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी, तो ये जो दीवार है 1961 में खड़ी की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो 14वां सम्मेलन था, ये सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 2006 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन और सोवियत संघ के बीच में एक भूभाग को लेकर छोटा सा युद्ध हुआ था, तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1969 में, यानी बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देश शामिल थे, जो पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसमें कितने सदस्य देश शामिल थे, तो इसमें हमारे हो जाएगा 25 सदस्य देश शामिल थे, ठीक है। ये आपको याद रखने ही है। अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रट लो, बिल्कुल पूछा जाता है पेपर में। तो ये 1787 में हुई थी। कई बार ये सीबीएसई में पूछा हुआ है और आपके एंट्रेंस में आने की संभावना ज्यादा है। निम्न में से किसका संबंध वारसा से नहीं है, वारसा संधि जो है उसमें से किसका संबंध नहीं है, देखिए फ्रांस का नहीं है, क्योंकि आपको फ्रांस पता है ये नाटो से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं दोबारा टाइप लिख देता हूँ, नाटो, ठीक है। फ्रांस जो है वो नाटो से संबंधित है, बाकी ये तीनों के तीनों जो है ये वारसा से संबंधित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका संबंध नाटो संधि से है, तो ऑप्शन देखिए स्पेन, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, तो ये सारे के सारे ही जो है ये सारे के सारे नाटो से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन जो था वो कब हुआ था, तो ये आई थिंक ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को हथियार रखने की अनुमति देती है, तो परमाणु अप्रसार संधि आपने पढ़ी होगी। ये क्या करती थी, ये एक तरह से भेदभाव वाली संधि थी। अगला क्वेश्चन है कि क्यूबा, सॉरी टाइपिंग की मिस्टेक है, ये क्यूबा है, ठीक है। क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण जो था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1961 में, ठीक है। बे ऑफ पिग्स, बे ऑफ पिग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई, तो आप ये कह सकते हो 1991 में, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तब हम कह सकते हैं, ठीक है। अगला है कि हंगरी जो है, हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया था, तो ये कब किया था, तो ये 1956 में किया था। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो आप इसे। अगला है कि कंबोडिया जो है, कंबोडिया में वियतनाम ने हस्तक्षेप किया था, तो ये कब किया था, तो ये 1978 से 89 के आसपास की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी जो है इसका एकीकरण कब हुआ था, तो इसका एकीकरण 1990 में हुआ था, ठीक है। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी, उसके बाद धीरे धीरे जर्मनी का एकीकरण शुरू हो गया था, और 1990 तक हो चुका था पूरी तरीके से। नेक्स्ट है कि स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर, इसका राष्ट्रीयकरण किसने किया था, तो गमाल अब्दुल नासिर जो है इन्होंने किया था इसका राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब करा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1979 से 89, ठीक है, डी। निम्नलिखित में से कौन सी संधि का भारत ने विरोध करा था, तो परमाणु अप्रसार संधि ऑप्शन में दे रखा है, सीमित परमाणु परीक्षण संधि ऑप्शन में दे रखा है, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि ऑप्शन में दे रखा है, इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, तो भारत, इसका आंसर हो जाएगा परमाणु अप्रसार संधि, क्योंकि ये भेदभाव वाली संधि थी। ये कहा जाता था कि जो देश हथियार बना चुके हैं उनको तो परमिशन थी, लेकिन जो नए देश अगर हथियार, परमाणु हथियार बनाएंगे तो उनको प्रतिबंध लगा रही थी ये संधि। इसीलिए भारत ने इसको भेदभाव वाली संधि माना था और इसका विरोध करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष, पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि कौन सी है? तो ये जो एलटीबीटी है, बहुत पूछा जाता है पेपर में, कई हो सकता है आपके पेपर में एलटीबीटी का फुल फॉर्म दे दें ऑप्शन में और पूछ लें। तो इसको सीमित परमाणु परीक्षण संधि भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू खत्म हो जाते हैं, और इतने ही क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर 1 में बनते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं। और ये आप वेबसाइट पे भी हमारे जाके पढ़ सकते हैं, वेबसाइट पे सारे नोट्स डले हुए एमसीक्यू वगैरह। तो वेबसाइट हमारी है eklavyastudypoint.com, आपको गूगल में जाके सर्च करना है। आप eklavyastudypoint.com सर्च करोगे तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी पहले नंबर पे। यहाँ पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट के अंदर जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप आपके सामने ऐसे वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो 3 लाइनें दिखा रहे हैं, इसके बाद कैटेगरी आ जाएगी। तो क्लास 12 में, देखो जो आपका CUET में आएगा वो क्लास 12 का आएगा, तो आपको और किसी क्लास में नहीं जाना, क्लास 12 में चले जाना है। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएंगे, जैसे पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है तो पॉलिटी में चले जाओ। वहाँ पे आपको टर्म 2 नाम से जो दे रखा है, सॉरी टर्म 1 नाम से दे रखा होगा, मैं उसको CUET करा दूंगा। ठीक है, CUET नाम से आपको मिल जाएगा, वो आप वहाँ पे देखोगे तो आपको MCQ दिख जाएंगे। तो इस तरीके से आप मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद जय भारत। और अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, इंग्लिश में भी जल्दी बना देंगे।